नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र समाचार भूमि से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज देश के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा आन खड़ा हुआ है दोस्तों। गुत्थी ऐसी उलझ गई है कि इस गुत्थी को किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये गुत्थी इस तरीके से उलझ जाएगी। गुत्थी क्या है वो दोस्तों, आप सभी जानते हैं वो गुत्थी क्या है। लोकसभा का जो चुनाव था वो हो चुका है, लोग अपने अपने काम में लग चुके हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो भी अपने काम में लग चुके हैं। काम उनका क्या है दोस्तों, वो आपको पता है। बीजेपी ने कभी नहीं सोचा था कि कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को इस तरह का मैंडेट देश देने जा रहा है। उनकी कल्पना से भी बाहर, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन बीजेपी की सरकार को भी गठबंधन में आके खड़ा होना पड़ जाएगा, क्योंकि गठबंधन की तो नरेंद्र मोदी जी को आदत ही नहीं है। जितना भी उनका राजनीतिक सफ़र है अब तक का, ये पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ है जिसमें कि नरेंद्र मोदी जी को गठबंधन की सरकार का सामना करना पड़ेगा। अगर वो सरकार बनाते हैं तो उनके पास और कोई इसके अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है, क्योंकि कोई विकल्प देश के लोगों ने छोड़ा ही नहीं है। जहां उनको बड़ी बड़ी सीटों पर उन्होंने जीतने के दावे किए थे, उन सीटों पर दोस्तों देश की जनता ने उन्हें आईना दिखाया है। चाहे वो सीट हो अयोध्या की, जहां बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, राम को हम लाए हैं, ऐसे उन्होंने नारे गढ़े, और अयोध्या की जनता ने ये सब बातों को दरकिनार कर दिया। इन बातों को अयोध्या की जनता ने बिल्कुल भी पसंद नहीं करा। एक समय तो ऐसा भी था दोस्तों जिसमें बनारस की सीट भी अटकती हुई नज़र आई। बनारस की सीट पर भी शुरुआती दौर में नरेंद्र मोदी जी पीछे चल रहे थे, लेकिन आगे आने समय जैसे जैसे आगे बढ़ा वो आगे होते चले गए। लेकिन मार्जिन कितना है दोस्तों, मात्र 1.5 लाख के आसपास का मार्जिन है, जो प्रधानमंत्री की गरिमा को देखते हुए, उनकी हैसियत को देखते हुए, उनके कद को देखते हुए बहुत ही छोटा सा और एक बहुत ही मामूली अंतर है दोस्तों। 1.5 लाख कुछ नहीं होता, कोई अंतर नहीं है। वहीं अगर हम राहुल गांधी की सीटों को देखें तो रायबरेली से करीब करीब उन्होंने 4 लाख वोटों से जीत हासिल करी है, और वहीं वायनाड से भी उन्होंने करीब करीब 4 लाख सीटों से जीत दर्ज करी है। दोनों ही सीटें कांग्रेस राहुल गांधी जीतने में सफल रहे हैं। वहीं बात करें जो बहुत हॉट सीट मानी जा रही थी, अमेठी, जिस पे कि स्मृति ईरानी ने बहुत दबदबा बनाने की कोशिश करी कि किसी तरह राहुल गांधी उनके सामने टक्कर में आ जाएं, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। बाद में उनकी तरफ से जो वहाँ से खड़े हुए उनको कहा गया कि उनके पीए हैं या, लेकिन आप एक सामान्य कार्यकर्ता का भी अगर आप उन्हें लेके चलें तो सामान्य कार्यकर्ता कांग्रेस के, जिन्होंने स्मृति ईरानी को बहुत ही बुरी तरह से हराया है अमेठी के अंदर, ये अहंकार पर एक चोट है दोस्तों। कहते हैं कि सत्ता का जो नशा होता है वो सर चढ़कर बोलता है। ये अब तक आपने और हमने किताबों में पढ़ा, और अब हमने ये देख भी लिया पिछले 10 सालों में देश के अंदर क्या हुआ, किस तरीके से अहंकार बीजेपी के मंत्रियों के सर के ऊपर चढ़ के बोल रहा था। अमेठी की आपको एक घटना याद होगी दोस्तों, जिसमें स्मृति ईरानी एक दैनिक भास्कर के पत्रकार को हड़काती हुई नजर आई, और उन्होंने कहा कि मैं आपके मालिक से आपकी शिकायत कर दूंगी, जबकि उनका सवाल जो है कोई गैर वाजिब सवाल नहीं था, वो एक वाजिब सवाल कर रहे थे। और पत्रकार का काम सवाल करना ही होता है, उनका जन्म ही इसीलिए हुआ है, उन्होंने प्रोफेशन इसीलिए अपनाया है कि उनका काम ही सवाल करना होता है। लेकिन वो सवाल से इस कदर चिढ़ गई कि उन्होंने उस पत्रकार की नौकरी को, कह सकते हैं कि वो खा गई, उसको नौकरी से निकाल दिया गया दोस्तों। वो नौकरी से हाथ धोना पड़ा पत्रकार को। तो ये जलवा था बीजेपी के मंत्रियों का। जलवा भी इस तरह का कि जब संसद में बात आती है
नाम लेके बात करने की, तो आपको संसद का भी एक घटना याद होगी जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी का डायरेक्ट नाम लेके उनको बोला था कि सोनिया गांधी आदिवासियों से माफ़ी मांगे, सोनिया गांधी आदिवासियों से। और बहुत तेज़ और चीखते हुए चिल्लाते हुए उन्होंने एक बहुत ही रूडली तरीके से वो व्यवहार था जो संसदीय गरिमा को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाता है। साथ ही साथ दोस्तों, अब अगर हम बात करें तो देश का प्रधानमंत्री अगला कौन बनेगा, इस मुद्दे पर पेच पूरी तरीके से फंसा हुआ है। एनडीए के पास, अगर हम टोटल एनडीए की बात करें तो उनके पास मैंडेट है, वो सरकार बना सकते हैं। लेकिन अगर हम चंद्रबाबू नायडू की बात करें टीडीपी से, और वहीं हम जेडीयू से नीतीश कुमार की बात करें, तो इनका इतिहास अगर आप खंगालेंगे, इनका इतिहास जब आप खंगालेंगे दोस्तों, तो आपको मालूम चलेगा कि इनका इतिहास क्या है। ये कोई बड़े सीधे सरल नेता नहीं है, ये बहुत टेढ़ी तरीके के नेता हैं। इनको हैंडल करना मोदी जी के लिए उतना भी आसान नहीं होगा जितना कि देखने में लग रहा है। फ़िलहाल उन्होंने मंत्रालयों की मांग कर दी है, और मंत्रालय भी ऐसे ऐसे मांग लिए हैं कि बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि अगर वो मंत्रालय हाथ से चले जाएंगे तो बीजेपी के पास बचेगा क्या, सिर्फ नाम मात्र की एक सत्ता बचेगी। तो देखना अब ये है दोस्तों कि ऊँट किस करवट बैठता है, ऊँट किस करवट बैठता है। ये एक ऐसा लड्डू आके जो है गले में फंस गया है कि लड्डू ऐसा आ गया है ये, इसे खाएं तो मुश्किल और ना खाएं तो मुश्किल। बीजेपी के लिए कहानी कुछ इस तरीके से अटक चुकी है। तो आप दोस्तों इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा और कौन बनना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।